हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप किसी भी नर्सिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, खासकर एएनएम लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जन्म के समय मानव शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा मौजूद होती है? इम्यूनिटी पूछा गया है। ह्यूमन बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है वो बर्थ टाइम, जन्म के समय से ही। तो इम्यूनिटी जो होता है दो टाइप का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इनेट इम्यूनिटी जो होता है यह जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। जो इम्यूनिटी होता है इनेट इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ। हर्ड इम्यूनिटी किसके निवारण में उपयोगी नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी पूछा गया है। ये जो होता है टेटनस, टेटनस में इसका कोई भी योगदान नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेटनस जो हो जाएगा वो हर्ड इम्यूनिटी के निवारण में उपयोगी नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से एक कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सॉरी, मीडिएटेड यहाँ पे हो जाएगा, सेल मीडिएटेड। तो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से एक कोशिका मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, बीटा सेल। तो आप लोगों को पता होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेलुलर इम्यूनिटी। तो सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। तो राइट आंसर टी लिम्फोसाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमरल प्रतिरक्षा की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल किलर सेल। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेचुरल किलर सेल जो होता है ये इनेट के लिए, ये जो होता है प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा होता है उसके लिए नेचुरल किलर सेल का जो होता है वो होता है। यहाँ पे हम लोग से पूछा गया ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए। तो ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ह्यूमरल के लिए होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। यदि आपसे पूछता कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन सा प्रतिरक्षा उत्तरदायी होता है तो वहाँ पे आप लोग का क्या होता है आंसर? टी लिम्फोसाइट। बट यहाँ पे पूछा गया ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए तो वो हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। और कहीं आपसे पूछा जाए एनकेसी क्या है तो ये होता है एक प्रकार का प्राकृतिक प्रतिरक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। HIV संक्रमण से कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती, मतलब जो HIV इन्फेक्शन है उससे किस प्रकार का इम्यूनिटी जो होगा मिलेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो HIV संक्रमण से पूछा गया किस प्रकार का इम्यूनिटी, तो वो हो जाएगा सेलुलर इम्यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति को संक्रमण के दौरान किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपनैदानिक या नैदानिक संक्रमणों से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? जैसे कि प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली होती है। यानी उपनैदानिक या फिर नैदानिक संक्रमणों से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो संक्रमण से पूछा गया है, वो पूछा गया नैदानिक उपनैदानिक संक्रमण से, तो वो होता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है, वो होता है मीजल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। A person coming in contact with hepatitis B infected patient is advised to receive hepatitis B immunoglobulin within 6 hours, which provide which type of immunity? पूछा गया हेपेटाइटिस बी संक्रमित रोगी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 6 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी ग्लोबिन प्राप्त करने की सलाह दी जाती है, जो किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस टाइप का ये इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड है इम्यूनिटी या फिर नेचुरल एक्टिव टाइप का, पैसिव टाइप का, किस टाइप का इम्यूनिटी यहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट वैक्सीन? निम्न में से कौन सा पहला टीका है? पहला टीका पूछा गया, काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स। तो पहला टीका जो होता है वो होता है काउपॉक्स, जो कि ये स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काम करता है काउपॉक्स। यदि ऑप्शन में काउपॉक्स ना हो तो हम लोग स्मॉल पॉक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होता है? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ओपीवी को बच्चे में किस एज तक दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपीवी पूछा गया है, ये 5 वर्षों तक दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन में बीवीएम के सेंटर स्क्वायर का कलर होता है। ये जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन में वायल जो होता है उसमें वीवीएम जो होता है एक लेवल होता है, वीवीएम का लेवल लगा होता है, जिसमें पूछा गया सेंटर में स्क्वायर का कलर क्या होता है। तो उसमें सेंटर में बना होता है स्क्वायर, फिर इस तरह से वीवीएम का लेवल लगा हुआ होता है। तो सेंटर में जो स्क्वायर होता है उसका कलर पूछा गया है, तो वो कलर किस कलर का होता है? वो होता है वाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी टेटनस टॉक्साइड की डोज दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुल जो टेटनस टॉक्साइड का डोजेस होता है वो 2 डोजेस लगाए जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? बीसीजी का टीका किस वर्ष विकसित किया गया? बीसीजी जिसको क्या बोलते हैं? बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। ये टीका कब डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ दिस इज मेन काउज ऑफ अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट? 5 वर्ष से कम मृत्यु दर का प्रमुख कारण कौन सा है? बच्चों में पूछा गया 5 वर्ष से कम में मृत्यु का कारण प्रमुख कारण कौन सा है? निमोनिया, प्रीमेच्योरिटी, डाउन सिंड्रोम, नॉन। तो 5 वर्ष से पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। द पोस्ट डिजास्टर नोटिफाइड डिजीज आर नाउन एज। पोस्ट डिजास्टर नोटिफाइड डिजीज कहलाती है मलेरिया, डेंगू, एक्यूट गैस्ट्रोनेट्राइटिस, कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following communicable disease seen in after disaster? निम्नलिखित में से कौन सी संचारी रोग डिजास्टर के बाद देखा जाता है? मतलब आपदा के बाद जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो देखने को ज़्यादा मिलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजल्स जो है वो देखने को मिलता है। Which of the following vitamin deficiency is seen after disaster? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से आपदा के बाद देखी जाती है? कौन सा विटामिन का कमी होता है वो आपदा के बाद देखी जाती है? वो होता है विटामिन ए। आपदा के बाद विटामिन ए का जो है डिफिशियंसी वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि टीटी इंजेक्शन की 2 डोज के बीच न्यूनतम अंतराल होनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि टीटी का डोजेस लगवा रही है, तो 2 डोजेस के बीच जो है कितना अंतराल होना चाहिए? 8 वीक, 4 वीक, 3 वीक, 2 वीक। तो आप सबको पता है कि वैक्सीन लिए हैं टीटी का वैक्सीन लेने के बाद उसको 1 महीने के बाद उसका दूसरा डोज लगता है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In which year the pentavalent vaccine was added in immunization schedule? टीकाकरण कार्यक्रम में पेंटावैलेंट टीके की किस वर्ष में जोड़ा गया? पहले जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये पेंटावैलेंट का टीका ऐड नहीं था, बट इसको ऐड किया गया। वो किस वर्ष में ऐड किया गया पेंटावैलेंट को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य टारगेट था वो तो इम्यूनाइजेशन जिसमें कि 7 टीकों को उसमें शामिल किया गया था मिशन इंद्रधनुष में। और ये जो लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, ये 25 दिसंबर 2014 में। 25 दिसंबर 2014। यदि डेट पूछे तो डेट भी याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2014। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वेयर डेवलप्ड इन विच ईयर? कोविशील्ड और कोवैक्सीन का विकास किस वर्ष हुआ? ये वैक्सीन जो कि कोरोना में लगाया जाता है, तो ये वैक्सीन का विकास किस वर्ष में हुआ? 2019, 2021, 2020, 2022। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2020। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन? टीकाकरण द्वारा किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सा इम्यूनिटी जो होता है वो मिलता है? तो आप लोग को पता होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? ये होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BCG वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अप हाउ मेनी ईयर्स?
बीसीजी का टीका कितने वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करता है? तो बीसीजी का टीका जो होता है 20 वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसके मैक्सिमम जो हो जाएगा 18 से 20 ईयर्स। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मीजल्स वाले बच्चों के लिए नर्स माँ को कितने दिन के लिए बच्चे को आइसोलेट करने की सलाह देगी? ये मीजल्स का कंडीशन है, उसमें बच्चे को कितने दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 डेज। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।